सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। ये वो महीना है जिसे रहमतों का, बरकतों का, इबादतों का महीना कहा जाता है। मुसलमान तज़किया नफ्स करते हैं, यानी अपनी ज़ात में मौजूद जो गलत आदात हैं या कह लें कि बातनी बीमारियाँ हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। एटलीस्ट यह महीना सब्र, बर्दाश्त, रवादारी, इंसानियत और दूसरों का एहसास या दर्द करने का दर्स देता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे मुसलमान हैं, अपने दीन के कह लें कि कैसे पैरोकार हैं कि अपनी नाजायज़ मुनाफाखोरी को बरकत का नाम दे देते हैं। लालच से हमारी राल टपकने लगती है। इंसानियत, गरीबों का एहसास, रवादारी, ये सब हमें किताबी और शायद बेकार बातें लगती हैं। और कितने अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम ममालिक में रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, और हमारे मुल्क में हमारे मुसलमान भाई रमज़ान आते ही चीज़ों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देते हैं। अफसोस किया जा सकता है। बल्कि अगर मैं कह दूं कि डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए, तो गलत नहीं होगा, ये तल्ख जुमला नहीं होगा। उनके लिए बिल्कुल ठीक है, फिट आएगा कि डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें शर्म नहीं आती। महंगाई हम करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी से हम पेट भरते हैं, और उन लोगों का जिनका हमें एहसास करना चाहिए उनका ख्याल नहीं करते हैं। और अपनी फिर तमाम जो मुश्किलों का ज़िम्मेदार है हम आराम से 1 मिनट में बल्कि 1 सेकंड में हुकूमत को करार देते थे कि हुकूमत की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, उसकी ज़िम्मेदारी के नाजायज़ मुनाफाखोरी का किसी तरह रास्ता रोके, कीमतों में इस्तेहकाम लेकर आए ताकि आवाम की जान इस महंगाई से छूट सके। जो उनके लिए जान के लिए कह दूँ कि जान के लिए ज़ाब बनी हुई तो गलत नहीं होगा, और आवाम जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं वो महंगी हो जाती है। आपको पता है कि कोरोना भी है, बेरोज़गारी है, कारोबार ना होने के बराबर है, आमदनी कम हो गई है, महंगाई 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 है, और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। खाने का तेल महंगा है, फल महंगे हैं, सब्ज़ी महंगी है, और वो जो गरीब की डिश कहलाने वाली दाल है वो महंगी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। कोई चीज़ है सस्ती? बिल्कुल नहीं। और हाँ, चीनी से मुझे याद आया कि हुकूमत ने रमज़ान शुरू होने से पहले शुगर माफिया के गिर्द जो शिकंजा है वो कस दिया था ताकि लोगों को चीनी सस्ती मिल सके। लेकिन चालाक माफिया ने हुकूमत के सारे शिकंजे लगता है कि तोड़ डालें। चीनी ना सिर्फ महंगी बिक रही है बल्कि मार्केट से गायब हो गई है। अब कहाँ जाए गरीब? यूटिलिटी स्टोर, वहाँ भी चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। क्या गरीब की किस्मत में हर चीज़ के लिए लाइन में लगना रह गया? जब जगह जगह ये मंजर होंगे तो फिर तब्दीली पर सवाल तो उठेगा ना कि कहाँ है तब्दीली। और ये दुरुस्त बात है जो अगर जायज़ बात की जाए कि वज़ीर आज़म साहब को गरीबों का एहसास है और उन्होंने एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया है। वो चाहते हैं कि मुल्क में कोई भी शहरी भूखा ना सोए, पनागाह, लंगर खाने जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि गरीब का पेट भर सके। लेकिन वो मुतवस्सत तबका जो पहले किसी न किसी तरीके से घर का राशन डाल लेता था, अब उसको वही राशन लेने के लिए अपनी आमदनी के अलावा कर्ज उठाना पड़ता है। वो तबका कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? और ये बात भी दुरुस्त है कि माजी की हुकूमतों की लूट मार ने आज हमें यह दिन दिखाया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इस महंगाई का खात्मा भी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। पुरानों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती क्योंकि हुकूमत आपकी है। इसलिए महंगाई को हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाता है, क्योंकि महंगाई ने आवाम की कह दें कि कुव्वत ख़रीद को ख़त्म कर दिया है। और यही वजह है कि आम आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि लीडर ऑफ द हाउस कौन है, चेयरमैन सेनेट कौन है, पीडीएम में किसकी लड़ाई हो गई, किसकी नहीं हुई। आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम के नज़दीक वही हुक्मरान बेहतरीन होगा जो डिलीवर करेगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। और यह भी हकीकत है कि इमरान खान साहब ने डूबती मईशत को एटलीस्ट सहारा देने की कोशिश की है, मुल्क को FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया है, वरना मुल्क में महंगाई और भी ज़्यादा तबाही मचाती। वज़ीर आज़म ने कह लें कि करंट अकाउंट जो खसारा है उसको ख़त्म किया है, और ये बड़ा काम है, यकीनी तौर पर बड़ा काम है। लेकिन एक बड़ा सवाल, इन सब का आवाम को क्या फ़ायदा? आवाम को इन सब का क्या फ़ायदा जब उन्हें हर चीज़ मिलनी ही महंगी है और मिल रही है महंगी? इन कामों के समरात अब तक गरीब आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा सकी हुकूमत? ये महंगाई का तूफ़ान ही है ना जो 2 वज़ीर ख़जाना को अपनी सुनामी में बहा कर ले गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंतखाबात से पहले क्या कहा करते थे कि उनके पास बेहतरीन और काबिल
मुआशी टीम मौजूद है, लेकिन जब असल इम्तिहान शुरू हुआ तो उसी मुआशी टीम के खिलाड़ियों को एक एक करके महंगाई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब तो सोने पर सुहागा ये कि वज़ीर आज़म साफ फरमाते हैं कि हमारी मुआशी टीम को यही नहीं पता कि मईशत बदहाली का शिकार क्यों है। यानी जिस मरज़ को जड़ से पकड़ा ही ना जाए तो फिर ऐसे मरज़ की क्या दवा होगी, और क्या कोई इसका इलाज करेगा? कोई क्या इलाज करेगा इसका? वज़ीर आज़म को बहुत अच्छे से अंदाज़ है कि इस वक्त महंगाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी हुकूमत के लिए, जिससे हर सूरत निमटना भी है हुकूमत करने के लिए, वरना आने वाले वक्तों में हुकूमत के लिए जो अगला इंतखाब है बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जानबूझकर मुश्किल में डाला जा रहा है। ये एक हकीकत है, गौर कीजिएगा। वज़ीर आज़म जब भी, आप ज़रा सोचिए कि वज़ीर आज़म जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाने का नोटिस लेते हैं तो क्या होता है, कीमतें उतनी ज़्यादा आसमानों से बातें करने लगती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म हमेशा माफिया के खात्मे की बात करते हैं, और ये माफिया ही है जो हर शोबे में बाकायदा कहते हैं कि सांप बन के बैठा हुआ है। ये माफिया नहीं बर्दाश्त करता है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके काले धंधे पे हुकूमत के डंडे बरसना शुरू हो जाएं। सो इसीलिए सारा माफिया हुकूमत को नाकाम करने के लिए चक्कर चला रहा है। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, जहाँ पूरी दुनिया में बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में उल्टी ही गंगा बहती है। अभी रमज़ान आया नहीं होता, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफिया पहले ही आ टपकते हैं और दो दो हाथों से अवाम को लूटते हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अब हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में रमज़ान पैकेज का ऐलान किया, जिसमें अवाम को अशिया ज़रूरिया की कीमतों में छूट दी, लेकिन माफिया इसको बात हज़म नहीं हुई कि अवाम तकलीफ से रिलीफ तक क्यों पहुँचे। तो क्या किया जी, हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों को पसे पुष्ट डालकर दुकानदार मन मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। वो चीनी जिसने हुकूमत की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल दी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में उसी चीनी का रेट 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया, लेकिन अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हट धर्मी देख लें कि चीनी कहीं मिल ही नहीं रही, नायाब हो गई चीनी। बिल्कुल ऐसे जैसे पहले आटा नायाब हो गया था, गायब हो गया था, फिर पेट्रोलियम बहरान पैदा कर दिया गया, और वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान के ज़िम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग कर रखा, और शायद इसी घेरे को तोड़ने के लिए ये लोग मिलकर हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश में, साजिश कह लें इसे। हुकूमती इक़दामात को नाकाम बनाने की बाकायदा साजिशें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म माफिया इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस हवाले से चाहे अपना हो चाहे पराया हो, वज़ीर आज़म सबको एक कानून के नीचे लाना चाहते हैं, एक कानून। उन्होंने तो अपने पसंदीदा तरीन जहांगीर तरीन तक को नहीं छोड़ा, और एहतसाब की भट्टी में उनको भी झोंक दिया, और फिर हुकूमत और जहांगीर तरीन में नोक झोंक शुरू हो गई। जहांगीर तरीन साहब का क्लिप होगा टीम। अच्छा सुना आपने, ऑपोजिशन एहतसाब को हुकूमती इंतकाम करार देती है, नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाती है, जिसके जवाब में चेयरमैन नैब ने भी कहा था कि नैब फेसेस नहीं देखता, केसेस देखता है। अब अगर जहांगीर तरीन जैसा इंसान, सोचें ज़रा, जो इमरान खान साहब के करीब तरीन हो, लेकिन उस पर भी एहतसाब की जो तलवार है वो चल जाए, तो फिर ये सच लगता है ना कि फेस नहीं केस देखे जाते हैं। ऑपोजिशन खुद पर लगे करप्शन के दाग मिटाने के लिए इदारों पर सवाल उठाती रही। कहा गया कि जिस एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इदारे ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यही नहीं बल्कि अता ताड़े ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान चूंकि इंतकामी कार्रवाइयाँ कराते हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के साथ उनकी सियासी नहीं बल्कि ज़ाती लड़ाई होगी। और मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है कि अगर उसको हुकूमत मिली तो फिर तहरीक इंसाफ की जमात के एक एक रुकन को जेल में डाला जाएगा। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून कानून को हुकूमत की लॉन्डी करार देती है, और दूसरी जानी मौका मिलने पर उसी कानून को अपनी लॉन्डी बनाने की बातें कर रही है, अलान कर रही है, खुलेआम कर रही है। अब कानून के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, मेरा सवाल है। ये फैसला नाज़रीन मैंने आप पे छोड़ा, लेकिन ऑपोजिशन का जो मनफी रवैया है उसने कानून और एहतसाब के अमल को मशकूक कर दिया है। लेकिन वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के यकतरफा एहतसाब के दावे के तासुर को कहते हैं कि ज़ाइल कर दिया, और जहांगीर तरीन साहब को कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि PTI के जो दूसरे रहनुमा हैं उनकी तरह जहांगीर तरीन ने भी वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा किया। बहुत बड़ा किरदार था तरीन साहब का। जोड़ तोड़ की महारत को आज़ाद उम्मीदवारों पर आजमाया गया, जिसकी मदद से गिनती पूरी करके तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बना ली। अब इसीलिए तरीन साहब को इमरान खान का फेवरेट भी करार दिया गया था। लेकिन जब बात कानून की आई तो फिर वज़ीर आज़म ने अपने दोस्त को नहीं, कानून को आगे रखा, प्रैक्टिकली आगे रखा, ज़बानी जमा खर्च नहीं किया, प्रैक्टिकली गौर करें। अब इसीलिए जहांगीर तरीन साहब उन्होंने इतराफ़ किया कि अब इमरान खान और उनके दरमियान माजी जैसा ताल्लुक़ नहीं रहा। उनके साथ जो सलूक हो रहा है
उसके खिलाफ खुद पीटीआई अरकान ने वज़ीर आज़म, जिसके जवाब में आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो सकती है, लेकिन शुगर माफिया जो आवाम के साथ करता रहा उस पर वो उनका साथ नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा ज़रा। अच्छा सुना आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी ये कहते हैं कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा तो अपोजिशन उनकी नकल उतारती थी और उन पर यह इल्ज़ाम लगाती थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास अपनी नाकिस परफॉर्मेंस से कारकर्दगी को छुपाने के लिए बस एक यही हथियार है कि वो अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। एक लीगी रहनुमा कहा करते थे कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, और जब आटे और चीनी का बहरान पैदा होता है तो इमरान खान आगे से कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। इमरान खान साहब को अपोजिशन आड़े हाथों लेती रही, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने मिशन पर साबित कदम रहे। वो अब भी बहादुरी के साथ पॉलिटिकल और सोशल माफियाज़ के खिलाफ आप कह लें कि जंग लड़ रहे हैं। वो अपने मकसद से एक कदम भी पीछे नहीं हुए, लेकिन उनकी किस्मत के इस जंग में उनके अपने ही सामने आ गए। वज़ीर आज़म साहब ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक सवाल के जवाब में आपने सुना कि साफ साफ कहा कि अगर कोई इनके साथ मिलकर अवाम को लूटते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। यानी वज़ीर आज़म साहब ने साफ साफ बता दिया कि जहाँ जहाँ करप्शन होगी वहाँ जुर्म होगा और वहाँ कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा, अपनाएगा, बनाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं की तरह जहांगीर तरीन साहब ने भी विफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा किया है। जोड़ तोड़ की महारत को आज़ाद उम्मीदवारों पर आजमाया है, जिसकी मदद से गिनती भी पूरी की गई और तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत भी बन गई। अब इसीलिए तरीन साहब को इमरान खान साहब का पसंदीदा तरीन भी करार दिया गया। लेकिन जब बात कानून की आई तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने अपने दोस्त को नहीं देखा, कानून को देखा, कानून को आगे रखा। और इसीलिए जहांगीर तरीन साहब ने यह एतराफ़ किया कि अब इमरान खान साहब और उनके दरमियान माजी जैसा ताल्लुक नहीं रहा। उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके खिलाफ खुद पीटीआई अरकान ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, जिसके जवाब में अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ात पे बात हो सकती है, लेकिन शुगर माफिया जो अवाम के साथ करता रहा उस पर वो उनका साथ नहीं दे सकते। लेकिन जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि जी उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात पर राज़ी कर लिया है कि वो जहांगीर तरीन की बात सुने, और अब ख़बरें ये हैं कि कुछ विफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान जो बढ़ती रंजिशें हैं उनको कम भी कर दी है। अब अगर देखा जाए जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि वो हर किसी की बात सुनेंगे जिसको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और वज़ीर आज़म साहब ने मेरे ख्याल से कि बड़ी मुनासिब बात की है। और दूसरी अहम बात ये भी हो सकती है कि शुगर माफिया और जो शुगर सट्टाबाज हैं इन्होंने जो हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म कर रखा है, और जहांगीर तरीन साहब इसके आगे बंद बांध सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म इसीलिए जहांगीर तरीन साहब से बात करने के लिए राज़ी हो गए हों कि उनकी मदद से अवाम को चीनी और इस सट्टेबाजों से निजात दिलवाई जा सके। यानी कहने का मकसद सीधा सीधा ये कि इमरान खान साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अवाम को महंगाई से निजात दिलाई जा सके। अब अगर आप देखें, पहले भी पेट्रोल सस्ता हो और उसके बाद फिर अब पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई। ये मानना पड़ेगा कि वसाइल की बहुत कमी है, लेकिन हुकूमत फिर पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह से अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अवाम के साथ साथ सियासत की बात करें तो पीडीएम इत्तेहाद को भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि पीडीएम के सरबराह तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई की वजह से तकलीफ में है। राजा परवेज़ अशरफ साहब का क्लिप होगा, चलाइएगा। जी सुना आपने। अब एक बात पीडीएम के लिए परेशान कुन होनी चाहिए, और वो क्या, वो ये कि पीडीएम इत्तेहाद को तो हुकूमत को टफ टाइम देना था, लेकिन अपोजिशन जमातें एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर आ गई हैं। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, चाहे जेयूआई, हुकूमत के खिलाफ ये कोई बयान नहीं दे रहे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब ने अपने अपने मुफाद के लिए पीडीएम को इस्तेमाल किया और सभी ने डील के लिए हुकूमत पर हाथ हल्का रखना शुरू कर दिया। अब आप ज़रा देखें, मुस्लिम लीग नून पहले से बहुत कम हुकूमत पर गरज रही है, और जबकि इसके बरक्स नून लीग का ज़्यादा हदफ पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को कुछ नहीं कह रही, बल्कि वो नून लीग पर अपने तीर बरसा रही है। यानी अब एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है, हुकूमत को ज़रा कुछ नहीं कहा जा रहा। अब इस सारे खेल में जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो हुकूमत है, यकीनी तौर पे हुकूमत है, बगैर किसी शक व शुबे के। अब इसीलिए जो सियासी तज्जियाकार हैं वो कहते हैं कि जी हर कोई डील के चक्कर में है, और कोई डील कर चुका है और कोई डील का मुंतज़िर है। राजा परवेज़ अशरफ साहब के अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिएगा। क्या कह रहे थे वो कि नून लीग के कायद को मुजरिम कह रहे हैं, और ये भी फरमा रहे हैं कि एक सज़ा याफ्ता शख्स मुल्क से बाहर कैसे जा सकता है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि वह जानबूझकर हुकूमत को साफ रास्ता दे रही है, और ऐसा इल्ज़ाम नून लीग भी पीपल्स पार्टी पर लगा रही है। एक लीगी रहनुमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हुकूमत का पीपल्स पार्टी के हक़ में बोलना इस बात की दलील है कि आने वाले वक्तों में ये एक दूसरे के साथ होंगे।
आपको मैं ज़रा याद करवाना चाहूँगी नाज़रीन, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया रहने के इल्ज़ाम आज से नहीं लगा रहे, बल्कि ये सिलसिला तो बड़ी देर से जारी है, बहुत देर से शुरू है। आपको याद होगा कि नून लीग के कायद ने कहा था कि जरदारी और इमरान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और फिर कहा कि बिलावल और इमरान चाबी वाले खिलौने हैं। साहिबजादी ने यह नारा लगा दिया था कि इमरान जरदारी भाई भाई, लेकिन अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन सब आपस में भाई भाई। ये शेख रशीद साहब को ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं, बड़े काम की बातें कह जाते हैं। ठीक है, अच्छा, शेख रशीद साहब से सवाल पूछा गया कि क्या मुस्तकबिल में अपोजिशन और हुकूमत एक मेज़ पर बैठ सकते, तो शेख साहब ने इसका गोल मोल जवाब दिया, लेकिन उनकी बात से एक बात क्लियर थी, जाहिर थी कि हुकूमत के रवैये में अब अपोजिशन के लिए जो चीज़ पैदा होगी उस चीज़ को कहा जाता है लचक। फवाद चौधरी साहब तो साफ साफ इशारा दे चुके हैं कि इंतखाबी इस्लाहात समेत जो अहम मामलात हैं उस पर अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर बैठेगी। अच्छा, ये अगर देखा जाए एक अच्छी बात है, ऑपोजिशन को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, और ऑपोजिशन का भी फर्ज है कि हर बात पर पॉइंट स्कोरिंग की बजाय हुकूमत के साथ कहीं ताउन भी करे, मिलकर हल निकाले अवामी मसाइल का, यानी जंग लड़े अवामी मसाइल हल करने के लिए, और मिलकर ही लड़ी जा सकती है। और किसकी बेहतरी के लिए? अवाम की बेहतरी के लिए, क्योंकि जो सियासी अदम इस्तेकाम है अगर वो रहता है तो फिर महंगाई भी काबू में नहीं आएगी और गरीब भी मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त में चला जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से अब ऐसे नहीं चलेगा, जिस रवैये के साथ ये लोग चलते रहे इनको रवैया तब्दील करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके खात्मे के लिए सालिसी के किरदार की तस्दीक कर दी। यूएई के सफ़ीर का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर कशीदगी कम करवाने और सीज़ फायर करवाने में अहम किरदार अदा किया। तवक्को है कि इन कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मददगार का किरदार अदा करना होगा, और यूएई के सफ़ीर को खदशा है कि अमरीकी इनखला में जल्दबाजी अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों पर पानी भी फेर सकती है और गैर लिबरल कुव्वतों के लिए मददगार भी साबित हो सकती है, और पाकिस्तान के किरदार के बगैर अफगानिस्तान में पायदार अमन का क़याम मुश्किल नजर आता है। उनका तज्जिया यह था कि जो पाकिस्तान और भारत है शायद अच्छे दोस्त तो ना बन सके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ऐसे हों कि दोनों बातचीत तो कर सकें। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात इस बरस जनवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात में हुए थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं जमील अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, अगेन आई वुड से कि वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जमील साहब, पाक भारत मुज़ाकरात यूएई की जानिब से करवाए जा रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि दर हकीकत इसके पीछे अमरीका है? देखिए, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी जो इस वक्त यूएई कर रहा है, एक चीज़ हमें ज़हन नशीन रखनी पड़ेगी कि सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो या गल्फ़ के बाकी कंट्रीज़, कोई ऐसा मूव नहीं करेंगे मोस्टली जिसमें कि यूएस यानी अमेरिका का भी इंटरेस्ट शामिल हो, जैसे कि ज़ाहिर इंडिया में उनका है और जैसे कि पाकिस्तान में है, जैसे कि अफगानिस्तान में है। तो यूएई और ख़ास तौर पे जिस एम्बेसडर का आपने हवाला दिया उसको, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जब मैं यूएई में था, बल्कि हम एक जिम में वर्जिश भी साथ किया करते थे जब वो छुट्टी पे आते थे। पिछले 13 साल से वो वहाँ एम्बेसडर, और उन्होंने ही MBS सऊदी अरब और कुशनर का ट्रंप के इलेक्शन से पहले ताल्लुकात बढ़वाना शुरू करें, और देखें कि किस नतीजे पर वो पहुँचा कि इजराइल से गल्फ़ कंट्री के ताल्लुकात बेहतर हो गए, और अब आप देख रही हैं कि वहाँ पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई। इस एम्बेसडर का इसमें बड़ा अमल दखल है, और यही एम्बेसडर है जिसने कि ईरान पर जब हमला किया, ईरान पर जब अटैक करने का कहा इजराइल ने, तो उसने बबांगे दरा इसकी सपोर्ट की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत अहम एम्बेसडर जिसको की सपोर्ट किसी कम शख्सियत की नहीं है। मैंने वो मीटिंग अटेंड की है जिसमें कि ये खुद और वहाँ के सरबराह यूएई के और मैं जिसमें शामिल था, तो मैंने वो मीटिंग, तो मुझे पता है कि इनकी कितनी अहमियत और अफादियत है। तो मुख्तसरन ये कि ये यूसुफ और तैफा, ये एक तो पहले तो ये कि काबिल आदमी भी है,
दूसरा ये है कि ये बहुत सारे रीजनल मामलात में अमेरिका को साथ लेके चलने वाला आदमी है यूएई के हवाले से। तीसरी बात ये कि यूएई के जो अपनी पोजीशन है उसको वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इसका फ़ायदा उठाया जा सके। मिसाल के तौर पर इंडिया, वहाँ तकरीबन कोई 25 लाख 27 लाख अफराद काम कर रहे हैं। इंडिया के साथ जो उनका ट्रेड और जो उनके मरासिम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के जो वहाँ तकरीबन 18 लाख काम कर रहे हैं लोग, और पाकिस्तान से पुराने दरीना ताल्लुकात हैं। मैं जब वहाँ था तो मैंने भी एक प्रपोज़ल बना के हुकूमत वक्त को भेजा था कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के लिए नेगोशिएशन का रास्ता तैयार किया जाए, और जिसमें कि बैक ट्रैक डिप्लोमेसी एंड पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत। तो बेसिकली यूसुफ हुज़ैफा जो कि एम्बेसडर यूएई के वाशिंगटन में हैं, उन्होंने बैक ट्रैक डिप्लोमेसी से शुरू किया ये मामला, और जिसकी वजह से आपने खुद बताया कि उन्होंने वो ये जो सीज़ फायर की इम्प्लीमेंटेशन हुई वो भी उस पर आ गई मामला। और फिर अभी हालात ऐसे नज़र आ रही हैं कि दोनों ममालिक के सफ़ीर जो है दोबारा अपने अपने ममालिक में तैनात हो सकते हैं उन ममालिक में मुताल्लिका, और साथ में बातचीत की नौबत आ सकती है। इससे ज़्यादा मोदी के होते हुए कोई ज़्यादा हमें इससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जो अहम बात आपने अपने बयानिए में की वो ये किया कि पाकिस्तान को एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। जो बाइडन भी यही कह रहे थे 3 दिन पहले कि स्पेशली पाकिस्तान वुड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। इसका मतलब होता है डू मोर। तो यूसुफ हुज़ैफा ने भी वही बात की जो बाइडन ने 3-4 दिन के बाद जो एक दिन पहले बात की। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये इसमें यकीनन यूएई का किरदार है। ठीक है, यूएई जो है वो आगे में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन बगैर अमेरिका। ठीक है जमील साहब, आपका पॉइंट आ गया काफ़ी डिटेल के साथ। ब्रिगेड से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जमील अहमद साहब को भी आपने सुना, कुछ आप ऐड करना चाह कर सकते हैं, साथ मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। अभी जो यूएई के किरदार की बात हो रही है, क्या यूएई कश्मीर के मसले को हल करने में भी कोई किरदार अदा कर पाएगा? क्योंकि कश्मीर का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान और भारत के मसाइल कैसे हल होंगे, ये बात मुझे समझ नहीं आती। मेरे से पूछ रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब आपसे। जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बेसिक मसला है वो कश्मीर का मसला ही है। और अमेरिका की तरफ से मेरे ख़्याल में जो अभी वो चाइना के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को तैयार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव है, और मेरे ख़्याल में हमारे ऊपर भी दबाव होगा कि हम जो है उनके साथ कश्मीर के मामले में थोड़ी सी मुफाहमत से काम लें। मैं समझता हूँ कि हमें मुफाहमत से काम नहीं लेना चाहिए। हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि हम इंडिया के साथ बातचीत उस वक्त नहीं करेंगे जब तक कि ये 370 आर्टिकल और 35A को उठाया नहीं जाता। मेरे ख़्याल में हमने अपने जो बैटल लाइंस है वो सिलेक्ट की हुई हैं। वी आर ऑन दी चाइनीज़ साइड, और मेरे ख़्याल में इसमें हमें अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दबाव कबूल नहीं करना चाहिए, और इस सिलसिले में चाइना के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, और अपने जो बेसिक इश्यूज़ हैं, यही जो कश्मीर का मसला है, इसके ऊपर किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कई जगहों से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि वो 370 की बात ना करें, 370A और 35A की बात ना करें, और इंडिया की तरफ से भी ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेरे ख़्याल में ये वक्त पास करने की बात है। लास्ट टाइम जो चाइना और इंडिया के दरमियान कन्फ्रंटेशन हुई थी, तो हमें मना किया गया था कि हम उस वक्त कोई एक्शन न लें अमेरिका की तरफ से। उस वक्त हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, अभी हम नहीं हैं, और एब्सोल्युटली तो हम डिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना जो बेसिक मौक़िफ़ है उसके ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और वैसे ही बैठा रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो कश्मीर के मसले को हल नहीं करना चाहता,
और ऐसी बातचीत में वक्त ज़ाया करना चाहता है। हमें ऐसे बातचीत से अपने एतराज़ करना चाहिए। दुनिया की तरफ से, मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से कई सजेशंस होती थी, जैसे पहले भी थी कि आप उनके साथ तिजारत शुरू करें, अपने इकानमी को बेहतर करें। उसके ऊपर अच्छा हुआ हुकूमत ने लास्ट फैसला लिया कि जब तक ये 2 आर्टिकल उठाए नहीं जाते तो हम किसी तिजारत जो है इंडिया के साथ नहीं कर सकते। इसी तरह दो टोक मौक़िफ़ अभी भी अपनाना चाहिए। ठीक है जमील साहब, आगे चलते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से जो फ़ौज निकाल रहा है, दूसरी जानिब पाक भारत मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अब इस खित्ते में मज़ीद जान नहीं चाहता और अमन चाहता है, जो कि एक अच्छी बात है? जो बाइडन ने बहुत वाज़ेह तौर पर अपने स्पीच में जो 2 दिन कबल उन्होंने की है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया और उसमें कह दिया है कि जी हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, मज़ीद हम नहीं खर्च। और कहते हैं कि मैंने, क्योंकि वो फॉरेन कमेटी के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं जब सेनेटर होने की हैसियत से और वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, उन्होंने बहुत इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ काम किया है, तो उनको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अफगानिस्तान में हमने जो अहदाफ हासिल करने थे, हमने हासिल करने के बाद हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था। और ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन के जाँ बहक होने के बाद, उसके बाद तो कहते हैं कि कोई जवाब नहीं। अब रहा सवाल कि वो निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं निकलना चाहते हैं। हम एक चीज़ को जो हमें बहुत जहन में रखना चाहिए, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से, इससे कतई नज़र कि जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान को इसमें स्पेशली मदद करनी होगी, इसका मतलब यही होता है डू मोर वाला मामला। और फिर उसमें यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है उसको जब तक कि उसकी नेगोशिएशन में मदद नहीं की जाए। और इसी वजह से जो 24 तारीख को अप्रैल की टर्की में ये की गई है मीटिंग रखी गई है, जो कि तकरीबन 8 दिन रहेगी, उसका मकसद यही है कि तालिबान को ये बावर कराया जाए कि हम आपको ब्लैक लिस्ट से यूनाइटेड नेशंस के निकलवाने में मददगार साबित होंगे। और यूएन के नुमाइंदे भी वहां पहुंच रहे हैं, जो कि तालिबान की डिमांड है। तालिबान का मसला सिर्फ सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान स्टेट का, मुमलकत अफगानिस्तान का एक मुआहदा है जो कि यूएस के साथ यानी अमेरिका के साथ है, वो 2013 का मुआहदा है। उस वो डिफेंस मुआहदा है, उसमें अगर अफगानिस्तान उससे निकलना चाहे तो उसको 2 साल का नोटिस देना होगा, या अगर अमेरिका निकलना चाहे उस मुआहदे से, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपने विल पर जो अपने एसेट्स रखना चाहे अफगानिस्तान में रख सकता है, और अफगान तालिबान को बता सकता है कि देखिए हमारा ये मुआहदा है, या तो अपनी हुकूमत आप पहले इस मुआहदे को अगर ख़त्म करते हैं 2 साल का नोटिस दें। तो एक थोड़ी सी पेचीदगी सी बात है, लेकिन महसूस यही होता है इस स्पीच से जो बाइडन के, कि इस वक्त जो उनके अपने मुल्क में माशी मामलात हैं और अपने मुल्क में जो मामला जारी हैं, वो मज़ीद इसमें उलझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने ख़ुद बता दिया कि कितना खर्च हुआ है, और 2488 की फिगर उन्होंने दी है कि वो लोग सोल्जर्स उनके मारे गए हैं वहाँ, और कसीर तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। एक धमकी दे दी है उन्होंने, एक धमकी ये दी है, हमारे विड्रॉ करते वक्त अगर कोई हम पर हमला हुआ तो फिर उस सूरत में हम बड़ी सख्ती से उससे निपटेंगे। ठीक है, अच्छा आपकी तरफ आना चाहेंगे ब्रिगेडियर साहब, अभी इस खत्ते में अमन बहाल होने से अमेरिका कौन से मफादात हासिल करना चाहता है? क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका का किरदार पहले भी देखते रहे। अमेरिका अपने मुफाद का सोचे बगैर तो कभी कुछ नहीं करेगा। मेरे ख्याल में अमेरिका जो है एक न्यू लाइन अप उसने बनाई हुई है। एक तरफ यूक्रेन में मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ फ़ौजें शायद यूरोपियन फ़ौजें जो है तैयार की हुई हैं, और रशिया के साथ वो वहाँ पर कन्फ्रंटेशन सी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर उन्होंने एशिया पैसिफिक में एक क्वाड जो 4 ममालिक है उनको साथ में लाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और इंडिया। और मेरे ख्याल में इसको और यहाँ पर वो लाइनअप जो है चाइना के ख़िलाफ़ है, और मेरे ख्याल में वो काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। कुछ उन्होंने जो बॉम्बर्स हैं, जो उनके लेटेस्ट बॉम्बर्स हैं, उनको डीगो गार्शिया में उतार दिया है। और मेरे ख़्याल में वो अभी देख रहे हैं कि चाइना के साथ इंगेजमेंट भी कर रहे हैं और साथ ही उनकी मुखालफत भी।
मैं समझता हूँ कि ये लगता ये है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल दिए हैं, ये जो न्यू गवर्नमेंट आई है, और यहाँ पर अफ़गानिस्तान में भी कोई स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। मेरे ख्याल में जो पहले इनका प्लान था कि हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन फिर उन्हें विड्रॉल डेट जो है वो नवंबर में दे दी। तो ये जितने भी काम उन्होंने अंडरटेक करना चाहे थे वो इस 3-4 महीनों में तो नहीं हो सकते। तो लगता ये है कि ये एक टॉक्सिक किस्म की एडिशन उन्होंने की है, और मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोग जो है इसके ऊपर परेशान हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे थे कि वो कोई इंटरिम सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बराबर का हिस्सा मिले, और उसमें तालिबान को भी वो गवर्नमेंट में चाहते थे, जो मौजूदा अफ़गान गवर्नमेंट है इसकी रिप्लेसमेंट वो चाहते थे। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉल होना चाहिए, लेकिन विड्रॉल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेवारी के साथ, यानी ऐसा कोई फ्रेमवर्क यहाँ बनाना चाहिए ताकि वो अमन इंश्योर कर सके, और ऐसा ना हो कि दोबारा यहाँ पर कोई जो सिविल वार है वो शुरू हो। मेरे ख़्याल में जो अभी उन्होंने प्लान दिया है इसके ऊपर काफ़ी लोगों को रिजर्वेशंस है, वो कहेंगे कि इससे जो है वहाँ पर सिविल वार शुरू हो जाएगी। इसके बारे में अमेरिका से पहले कुछ और बयानात आए, फिर उसके बाद नेटो की तरफ से भी आए। अभी नेटो आज ही मुलाकात वहाँ कुछ हुई है, और उन्होंने कहा कि ये तकरीबन विड्रॉल इसी डेट से होगा, लेकिन ये कंप्लीट उस डेट तक होगा। इस तरह की कन्फ्यूजन भी है। लगता ये है कि तालिबान से ये खाइफ है, और लोग कह रहे हैं कि अगर आपने विड्राई करना था तो जो पहले डेट है उसमें क्या ख़राबी है। ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं आपसे मजीद भी सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद सदीक जानूंगे खबर के साथ। जी सदीक जान मौजूद है अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, क्या है आज की बड़ी खबर? देखिए, इस वक्त पीडीएम तो आपको पता है कि आपके साथ पारीना हो चुकी है, तो अपोजिशन की भी तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो जहांगीर तरीन से वाबस्ता हैं कि जहांगीर तरीन कोई ऐसा अपसेट करें कि इमरान खान की हुकूमत या पंजाब हुकूमत जो है वो बरकरार ना रह सके। इस हवाले से कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद बहुत कोशिशें तेज़ कर दी गई थी इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान तल्लुकात बेहतर कराने के लिए। और कल ये हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया मीडिया की जानिब से कि जहांगीर तरीन के हवाले से आप क्या कहते हैं कि तासुर ये मिल रहा है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बना लिया है, कोई हम ख्याल ग्रुप बना लिया है, कोई धड़ा बना लिया है, लेकिन उस पर हैरान कुन तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल वो नहीं था जो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इमरान खान इस पर बहुत सख्त रिएक्ट करेंगे, कि जो एक तासुर दिया जा रहा था बहुत से लोगों की जानिब से कि वो क्योंकि ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि जहांगीर तरीन के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो सुने जा सकते हैं, लेकिन एहतसाब सबका होगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देखिए कि जहांगीर तरीन के ऊपर अभी जो केसेस बने हैं इनका तल्लुक चीनी कमीशन से नहीं है, इनका तल्लुक चीनी की कीमत के बढ़ने से नहीं है। तो जब ये कल प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया तो फिर आज जो कुछ खबरें चली कि जिसमें यह दावा किया गया कि जहांगीर तरीन और इमरान खान की जल्द मुलाकात होगी, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। असल में मसला ये भी चल रहा है कि तहरीक इंसाफ में जो दो ग्रुप हैं, यहाँ पे भी नून लीग वाले ही कुछ हिसाब है। नून लीग में भी जैसे हम देखते हैं कि एक है गैर मुंतखब अफराद, एक है मुंतखब अफराद जो इलेक्शन लड़कर आते हैं। जो मुंतखब अफराद होते हैं उनका जो आप ऐसे समझेंगे कि तरीक़ाकार होता है, जो राय होती है वो बड़ी रियलिस्टिक होती है। और दूसरे जो गैर मुंतखब अफराद होते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं होता, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं जानते, तो उनका रवैया और उनके ख़यालात, उनका मशवरा मुख्तलिफ होता है। जो मुंतखब अफराद हैं तहरीक इंसाफ में, जो सियासी समझ बूझ रखने वाले सीनियर लोग हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को यही मशवरा दे रहे हैं कि आपको जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए और हमें जहांगीर तरीन को दूर नहीं करना चाहिए, नाराज़ नहीं करना चाहिए।
उनके खिलाफ ये जो तासुर है कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। चीनी के ऊपर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, उनकी शुगर मिल्स का ज़रूर एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जो कुछ ऐसे केसेस बनाए गए हैं जिसमें कहा गया कि आपने 2007 में ये किया, 2013 में ये किया, 2015 में ये किया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर की हैं। अगर उसमें वाकई को दमखम होता तो नून लीग क्यों ना जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस बनाती। तो अब जो दोनों धड़े जो हैं वो एक्टिव हैं। अभी कोई मुलाकात फौरी तौर पर नहीं होने जा रही, इस खबर में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा रही है कि दोनों के दरमियान मामलात जो हैं वो बेहतर हों, हुकूमत और जहांगीर तरीन के दरमियान। और एक और मसला ये भी है कि ज़ाहिर है जो सहाफ़ी होते हैं उनके जो सोर्सेज होते हैं, अब जो सोर्स हैं वो भी तकसीम है। यानी आप जो एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप है उनमें से किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान इनसे बात करें, इनके लोगों से बात करें, मुलाकात करें, हो ही नहीं सकता। ये जो खबरें चलवाई जा रही हैं ये झूठी हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है। जो जहांगीर तरीन साहब का हामी धड़ा है या जो न्यूट्रल हैं लेकिन सियासी समझबूझ रखने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ख़ास तौर पे कल जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि वो उनके तफज़ात सुनने को तैयार हैं, तो मुलाकात के चांसेस हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन के नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन के जो 7 MNAs MPs हैं उनकी इमरान खान साहब को टीम अपनी बना देंगे, कोई किसी को असाइन कर देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे कि आप इनके साथ मिलें और देखें ये सारे मामलात। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों साइडों से बहरहाल तलखियाँ कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही। अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, उनमें अभी तक कोई कमी नहीं आई। और ये भी नहीं कहा जा सकता कमी है और क्लोजिंग का कहा जा रहा है। सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।